रूस से युद्ध के दौरान जर्मनी यूक्रेन का बड़ा समर्थक रहा है, जिसने अरबों यूरो की नागरिक व सैन्य सहायता दी है। लेकिन बर्लिन ने अब अपनी मदद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। कीव को वो चीज़ देने की पेशकश की है जिसकी उसे लंबे समय से चाहत थी, यूरोपीय संघ का हिस्सा बनने की। यह सब कुछ बदल सकता है, यूक्रेन की ताकत और प्रभाव को काफ़ी बढ़ा सकता है, जबकि रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पूरी तरह से शक्तिहीन कर सकता है। ये अभूतपूर्व समर्थन है जिसे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने लिखित रूप में प्रस्तुत किया और हाल ही में ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन व एंटोनियो कोस्टा को पत्र लिखा। यह पत्र गुरुवार 21 मई को समाचार एजेंसियों के साथ साझा किया गया था और तुरंत ही दुनिया भर में साझा कर दिया गया। मर्ज ने यह स्वीकार करते हुए शुरुआत की कि यूक्रेन निकट भविष्य में यूरोपीय संघ का पूर्ण सदस्य बनने में सक्षम नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि हम जल्द ही सदस्यता प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें अनगिनत बाधाएं और अनुमोदन प्रक्रियाओं की राजनीतिक जटिलताएं शामिल हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के साथ युद्ध शुरू होने से अपने देश को यूरोपीय संघ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वही नहीं है जो वे सुनना चाहेंगे। वास्तव में आक्रमण शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद यूक्रेन ने आधिकारिक रूप से संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जिसमें ज़ेलेंस्की ने सुझाव दिया था कि सामान्य सदस्यता प्रक्रिया को तेज करने के लिए कोई नई विशेष प्रक्रिया बनाई जाए। कई यूरोपीय नेताओं ने इस अनुरोध को मानने की इच्छा दिखाई और कई देशों ने यूक्रेन को जल्द से जल्द यूरोपीय संघ के सभी विशेषाधिकार देने के लिए किसी न किसी तरह की तेज सदस्यता प्रक्रिया का समर्थन किया। फिर भी सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की और चेतावनी दी कि इस तरह की चीजें एक रात में नहीं हो सकती। वॉन डेर लेयन, जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, ने कहा कि वह भी यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने के विचार का समर्थन करती है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें समय लगेगा। आने वाले महीनों में यूक्रेन से जानकारी मांगी गई और जून 2022 के अंत तक यूरोपीय परिषद ने उसे सदस्यता के लिए उम्मीदवार बना दिया, जिससे वह अल्बानिया, मोल्दोवा, सर्बिया और तुर्की जैसे अन्य उम्मीदवारों के साथ शामिल हो गया। अगर यूक्रेन को उम्मीद थी कि सदस्यता प्रक्रिया भी इतनी जल्दी पूरी होगी तो उसे निराशा होगी। दिसंबर 2023 तक यूरोपीय परिषद ने कीव के साथ सदस्यता वार्ता शुरू करने का फैसला नहीं किया था और इसके लिए देश को 6 महीने और इंतजार करना पड़ा। फिर भी समय के साथ ऐसा लगने लगा कि यूक्रेन उस यूरोपीय संघ की सदस्यता के और करीब पहुंच रहा है जिसकी उसे बेहद चाहत थी, ठीक वैसे ही जैसे अन्य पूर्व सोवियत गणराज्य जैसे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, जो सभी यूरोपीय संघ में शामिल हो चुके हैं। जून 2025 में विक्टर ऑर्बन के शासन वाली हंगरी ने यूक्रेन की सदस्यता वार्ता शुरू होने से रोक दी, जबकि उन्हें यूरोपीय संघ के भीतर पुतिन का आदमी माना जाता था। हालांकि ऑर्बन को हटा दिया गया है, कई संकेत हैं कि पूर्ण सदस्यता अभी भी दूर है। उदाहरण के लिए मर्ज खुद ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि इसमें कई साल लग सकते हैं, जबकि वॉन डेर लेयन ने कहा था कि अगर देश अपनी चल रही सुधारों की गति बनाए रखता है, जो संघ के कड़े मानकों को पूरा करने के लिए जरूरी है, तो वह 2030 तक यूरोपीय संघ में शामिल हो सकता है। यूक्रेन इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहता और मर्ज जैसे नेता देश को उसकी महत्वाकांक्षाओं के करीब लाने के लिए वैकल्पिक समाधानों पर विचार कर रहे हैं। हम फिर से उस पत्र पर आते हैं। मर्ज ने स्वीकार किया कि पूर्ण सदस्यता दूर हो सकती है और लिखा, मैं एक ऐसा राजनीतिक समाधान चाहता हूं जो यूक्रेन को तुरंत यूरोपीय संघ और उसकी मुख्य संस्थाओं के करीब ले आए। इसके बाद उन्होंने अपनी योजना का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें यूक्रेन को यूरोपीय संघ में सहयोगी सदस्य का दर्जा देने की बात कही गई, ताकि पूर्ण सदस्यता आधिकारिक रूप से मिलने से पहले एक तरह की अंतरिम व्यवस्था की जा सके। ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस समय किसी भी यूरोपीय संघ के नियमों या विनियमों में एसोसिएट सदस्यता आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं है। तो मर्ज वास्तव में यह सुझाव दे रहे हैं कि संघ को विशेष रूप से यूक्रेन के लिए एक पूरी तरह से नई सदस्यता श्रेणी बनानी चाहिए। हालांकि सैद्धांतिक रूप से इसे भविष्य में अन्य देशों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चांसलर ने आगे विस्तार से बताया कि वह मानते हैं कि इस नए दर्जे में क्या क्या शामिल होना चाहिए, और अधिक स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि एक सहयोगी सदस्य को सामान्य सदस्यता उम्मीदवार की तुलना में
अतिरिक्त अधिकार और सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए, जबकि उन अधिकारों और सुरक्षा को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए उसे अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। मर्ज ने कहा कि यूक्रेन को सहयोगी सदस्य बनकर ईयू बैठकों में बिना मतदान अधिकार के शामिल होने दिया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वे स्थान हैं जहां यूरोपीय संघ की सरकारें वास्तव में एक साथ आकर बड़े फैसले लेती हैं। यही वह जगह है जहां वे रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर संबंध करते हैं, उदाहरण के लिए, या यह चर्चा करते हैं कि सैन्य या मानवीय तरीकों से यूक्रेन की सबसे अच्छी मदद कैसे की जाए। यही वह जगह है जहां वे कई अहम मुद्दों पर बहस व निर्णय लेते हैं जो यूक्रेन को अब और आगे प्रभावित करते हैं, जैसे ऊर्जा नीति, पुनर्निर्माण फंडिंग और कूटनीतिक रणनीति। अगर यूक्रेन उन बैठकों में उपस्थित हो पाता तो कीव के अधिकारी वास्तव में चर्चाओं को सीधे प्रभावित और आकार दे सकते थे, बजाय इसके कि वे केवल अपने सहयोगियों पर उन्हें प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्भर रहें और सबसे अच्छे की उम्मीद करें। उन्हें यह भी फायदा होगा कि वे यूरोपीय संघ कैसे काम कर रहा है और उसके नेता किन बड़े राजनीतिक फैसलों पर बहस कर रहे हैं, इसकी खुफिया जानकारी तक तेज और सीधे तौर पर पहुंच सकेंगे। साथ ही मंत्रियों और नेताओं से वास्तविक समय में संपर्क और लॉबिंग करने का मौका भी मिलेगा। इससे यूक्रेन को रूस पर प्रतिबंध और हथियार खरीद जैसे अहम मुद्दों पर फैसलों में ज्यादा प्रभाव मिल सकता है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ इस बात पर बहस कर रहा है कि रूसी संपत्तियों को जब्त या फ्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। यूक्रेनी अधिकारी सीधे तौर पर यह समझा सकते हैं कि यह कदम युद्ध के मैदान पर वास्तव में कैसे असर डालेगा चल रही चर्चाओं के दौरान, बजाय इसके कि उन्हें वैकल्पिक राजनयिक चैनलों पर निर्भर रहना पड़े, जो अक्सर काफी धीमे और कम प्रभावी होते हैं। ये मौजूदा व्यवस्था से एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे मित्र होने के बावजूद यूक्रेन अभी भी वास्तव में उस कमरे में मौजूद नहीं होता जब बड़े फैसले लिए जाते हैं। मर्ज की एसोसिएट सदस्यता योजना कीव को निर्णय प्रक्रिया में जगह देगी, और यह केवल अस्थायी लाभ नहीं है। नए यूरोपीय संघ के सदस्य अक्सर ब्रुसेल्स वास्तव में कैसे काम करता है यह समझने और सीखने में काफी समय बिताते हैं। अभी से शुरुआती पहुंच मिलने से यूक्रेनी अधिकारियों को यूरोपीय संघ की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और नीतियों से अधिक परिचित होने में मदद मिलेगी, जिससे जब भी और अगर पूरी सदस्यता मिलती है तो उस समय की कठिनाइयां कम हो जाएंगी। मर्ज ने सुझाव दिया कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ के बजट में धीरे धीरे एकीकरण से लाभ हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि इसका मतलब यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों और वित्तीय तंत्रों तक किसी प्रकार की पहुंच हो सकती है। फिर से इसके संभावित लाभ बहुत बड़े हैं। युद्ध महंगा है और यूक्रेन को अपने क्षेत्र की रक्षा, रूसी हमलों को रोकने व नए हथियार और रक्षा प्रणाली विकसित करने में भारी धन खर्च करना पड़ा है। देश को अपने शहरों, कस्बों और मुख्य बुनियादी ढांचे के वर्षों के विनाश से जुड़े भारी खर्चों और कुछ क्षेत्रों में गंभीर आर्थिक पतन का सामना करना पड़ रहा है। ये संभव है कि यूरोपीय संघ के बजट तक गहरे स्तर की पहुंच यूक्रेन को पुनर्निर्माण, नई बुनियादी ढांचा विकास, औद्योगिक समर्थन, परिवहन और अन्य जरूरतों के लिए आवश्यक धन सुरक्षित करने में मदद कर सकती है। बेशक यूक्रेन पहले से ही अपने यूरोपीय सहयोगियों से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, लेकिन उसे अक्सर यूरोपीय बजट के माध्यम से अधिक प्रत्यक्ष, एकीकृत समर्थन के बजाय ऋणों और विशेष वित्तीय सहायता पैकेजों जैसी चीजों पर निर्भर रहना पड़ा है। लंबी अवधि में यह देश की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए चमत्कार कर सकता है। हम देख चुके हैं कि यूरोपीय संघ का बजट अन्य देशों पर कितना प्रभाव डालता है, जैसे यूरोपीय वित्तीय सहायता से पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों की अर्थव्यवस्थाएं बदल गई है। इसका उपयोग सड़कों, रेलवे, बंदरगाह, डिजिटल बुनियादी ढांचे, शिक्षा, अनुसंधान और रक्षा सुधार में किया गया है। यूक्रेन के लिए इस स्तर की वित्तीय पहुंच युद्ध से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में मदद कर सकती है। साथ ही देश के कुछ ऐसे उद्योगों को सुधारने या आधुनिक बनाने में भी मदद कर सकती है, जिन्हें युद्ध के दौरान कुछ हद तक नजरअंदाज कर दिया गया था या पीछे छोड़ दिया गया था। यूरोपीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण बढ़ाना, ताकि सोवियत युग की प्रणालियों पर निर्भरता घटे। संक्षेप में कहे तो यह देश की आर्थिक वृद्धि और भविष्य की जीडीपी संभावनाओं के लिए केवल एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मर्ज की योजना में एक बड़ा लाभ है,
जो यूक्रेन की युद्ध जीतने की संभावना को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें गहराई से जाएं, यही वजह है कि हम द मिलिट्री शो बनाते हैं, ताकि समझा सके कि असली ताकत कैसे चलती है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की बातें मिस न करें। जर्मन चांसलर मानते हैं कि अगर यूक्रेन को एसोसिएट सदस्य बनाया जाए तो उसमें ईयू संधियों के अनुच्छेद 42.7 का सहारा लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। अनुच्छेद 42.7 लगभग नाटो के अनुच्छेद 5 का यूरोपीय संघ वाला समकक्ष है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी सभी सदस्य उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर किसी सदस्य देश पर उसके क्षेत्र में सशस्त्र आक्रमण होता है तो अन्य सदस्य देशों पर उसकी सहायता और मदद करने की जिम्मेदारी होगी और वे अपनी पूरी शक्ति के साथ उसकी सहायता करेंगे। सदस्य देश अनुच्छेद लागू करते ही औपचारिक यूरोपीय परिषद की चर्चा, निर्णय या सर्वसम्मति जरूरी नहीं रहती। हर किसी को एकजुट होकर संकटग्रस्त देश का समर्थन करना चाहिए। मर्ज के शब्दों में, इससे यूक्रेन को आने वाले समय में एक ठोस सुरक्षा गारंटी मिलेगी, जिसमें तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के लाभ होंगे। यह मॉस्को को स्पष्ट संदेश देगा कि अब वह यूक्रेन ही नहीं, पूरे यूरोप से युद्ध कर रहा है। एक तरह से ये बात काफी समय से सच रही है, क्योंकि यूरोपीय संघ के देश और गठबंधन से बाहर के अन्य देश जैसे यूनाइटेड किंगडम संघर्ष की शुरुआत से ही कीव का समर्थन करते आ रहे हैं। यह कदम हालात को नए स्तर पर ले जाएगा, क्योंकि अब यूरोपीय संघ के देश यूक्रेन की मदद करने के लिए बाध्य होंगे, न कि सिर्फ स्वेच्छा से। इसका मतलब ये नहीं कि यूरोपीय संघ की सेनाएं तुरंत युद्ध में उतर जाएंगी। हमें ब्रिटिश, जर्मन या फ्रेंच सैनिकों को अग्रिम मोर्चे के युद्ध क्षेत्रों में देखने की संभावना नहीं है, क्योंकि लेख में वास्तव में कहा गया है कि प्रत्येक देश यह तय करने का अधिकार रखता है कि वह किस प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। आयरलैंड जैसे तटस्थ देश गैर सैन्य मदद दे सकते हैं, जबकि अन्य देश खुफिया, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक सहायता कर सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े सैन्य बजट और रक्षा उद्योग वाले देश टैंक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, एयर डिफेंस और गोला बारूद देने का वादा कर सकते हैं। ये पहले ही हो रहा है, लेकिन मर्ज की योजना इसे और बढ़ा सकती है। इस बीच रूस को यह चिंता करनी होगी कि इस फैसले का क्या मतलब है, क्योंकि यूक्रेन में किसी भी तरह की आक्रामकता को यूरोपीय संघ पर आक्रमण की तरह ही माना जा सकता है, जिससे वैसी प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है जिसका सामना क्रेमलिन की युद्ध मशीन के लिए मुश्किल हो सकता है। लंबे समय में ऐसी सुरक्षा यूक्रेन के लिए अमूल्य हो सकती है। ज़ेलेंस्की ने दर्जनों बार सुरक्षा गारंटी के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने अक्सर कहा है कि जब तक यूक्रेन को यह स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल जाता कि इस युद्ध की पुनरावृत्ति नहीं होगी और पुतिन को अपनी सेना को फिर से तैयार करने के लिए कुछ साल बिताने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि वह फिर से आक्रमण करने का कोई और बहाना ढूंढ सके, तब तक किसी भी शांति समझौते पर कभी सहमति नहीं बनेगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति को उम्मीद थी कि सुरक्षा गारंटी नाटो सदस्यता से मिलेंगी। देश के गठबंधन में शामिल होने की संभावना कम है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का विचार बार बार खारिज किया है। कहा जा सकता है कि अगली सबसे अच्छी बात यह होगी कि यूक्रेन यूरोपीय संघ का हिस्सा बन जाए, जो कहीं अधिक वास्तविक संभावना लगती है। अगर मर्ज योजना सफल रही तो पूर्व सोवियत राज्य को उम्मीद से कहीं पहले व्यवहार में सदस्य की तरह माना जाने लग सकता है। ये ज़ेलेंस्की को वो गारंटी देगा जिसकी उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। साथ ही पुतिन को यह भी बता देगा कि अब और आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये यूक्रेन को एक अधिक मजबूत स्थिति में ला सकता है जब भी अगली शांति वार्ता शुरू होती है, जिससे कीव को ऐसे समझौते पर बातचीत करने में मदद मिल सकती है जो उसकी आकांक्षाओं के अधिक करीब हो, जिसमें न केवल लड़ाई का अंत शामिल है बल्कि सभी कब्जा किए गए क्षेत्रों की वापसी भी शामिल है। भविष्य में ये सुरक्षा गारंटियां यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा दे सकती हैं। यूक्रेन की घरेलू रक्षा उद्योग मजबूत होने के बावजूद निवेशक देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने को लेकर अब भी सतर्क हैं। यहाँ तक कि अगर युद्ध खत्म भी हो जाए तो भी उनके मन में हमेशा यह डर रहेगा कि कहीं एक और आक्रमण देश को फिर से उथल पुथल में ना डाल दे। हालांकि यूक्रेन के पास एक यूरोपीय संघ समर्थित सुरक्षा ढांचा हो जिसमें सदस्य देश उसे समर्थन और सुरक्षा देने का वादा करे, तो इससे निवेशकों को काफी हद तक भरोसा मिलेगा। इससे विदेशी कंपनियां यूक्रेन में निवेश कर सकती है और वहां नई फैक्ट्रियां, व्यवसाय स्थापित हो सकते हैं। इसका मतलब है
अधिक नौकरियां और तेज जीडीपी वृद्धि, और उन अनगिनत शरणार्थियों के लिए भी और अधिक प्रोत्साहन जिन्हें युद्ध के दौरान यूक्रेन छोड़ना पड़ा था, ताकि वे युद्ध समाप्त होने पर अपने घर लौट सकें और अपने जीवन का अगला अध्याय शुरू कर सकें। फिर से यह वही चीज़ है जो हमने अन्य जगहों पर भी देखी है। यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद पोलैंड और बाल्टिक देशों जैसे देशों ने अधिक समृद्धि हासिल की और वे दुनिया भर के निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन गए। इन लाभों के अलावा मर्ज ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ के न्यायालय में सहायक प्रतिवेदक की भूमिका देने का सुझाव भी दिया। दूसरे शब्दों में, उस देश को यूरोप की अदालत में निम्न न्यायिक भूमिका मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि इससे मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों को तुरंत कोई लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे यूक्रेन को यूरोप की कानूनी व्यवस्था में खुद को एकीकृत करने और यूरोपीय संघ के न्यायिक मानकों से अधिक परिचित होने में मदद मिलेगी। दीर्घकालिक रूप में इससे देश को यूरोपीय संघ की पूर्ण सदस्यता की अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि संघ का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार देशों को सख्त नियमों और मानकों का पालन करने में सक्षम होना चाहिए। यूक्रेन ने भ्रष्टाचार, सत्ता के ऊंचे स्तरों पर धन कुबेरों का प्रभाव और कानूनी सुधार संबंधी समस्याएं झेली हैं। यूरोपीय प्रणाली से जुड़े होने के कारण वह अपने न्यायालयों को यूरोपीय संघ के मानकों के अनुसार आसानी से ढाल सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूक्रेन स्पष्ट रूप से अंततः यूरोपीय संघ का पूर्ण सदस्य बनना चाहता है, लेकिन सबूत दिखाते हैं कि यह प्रक्रिया अभी भी कई सालों तक चलने की संभावना है। ये कुछ मुद्दों को सुलझाने और यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवश्यक विधि के शासन के मानकों के अनुरूप खुद को लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी पीछे हैं। मर्ज का समझौता यूक्रेन को जरूरी गारंटी जल्दी देगा और सदस्यता प्रक्रिया आसान बनाएगा। यह यूक्रेन के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की जीत होगी और रूस के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। साथ ही इसमें दो अहम शर्तें हैं। मर्ज ने कहा कि सहयोगी सदस्यता के साथ स्नैपबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि अगर कीव सदस्यता प्रक्रिया में पीछे हटे या मर्ज इन मूलभूत यूरोपीय संघ मूल्यों को अहम मानते हैं उन्हें न निभाए तो उसकी स्थिति रद्द की जा सके। दूसरे शब्दों में, देश को अब तक जिस रास्ते पर चल रहा है उसी पर आगे बढ़ना होगा। यूरोपीय संघ के मानकों को पूरा करने के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखानी होगी और सभी आवश्यक नियमों और विनियमों का पालन करने की पूरी कोशिश करनी होगी, अन्यथा बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सौभाग्य से ऐसा होने के कोई संकेत नहीं है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में यह अभी भी थोड़ा ढीला है और सक्रिय रूप से युद्ध लड़ रहा है, जिससे चीजें स्पष्ट रूप से और कठिन हो जाती हैं। लेकिन यूरोपीय आयोग के शब्दों में देश ने सुधारों को लागू करने की प्रभावशाली क्षमता दिखाई है। इसने न्याय प्रणाली, बाजार अर्थव्यवस्था में सुधार किए, भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और अल्पसंख्यकों को अधिक अधिकार देने के प्रयास किए हैं। यह अल्पकालिक सहयोगी सदस्यता योजना और देश की दीर्घकालिक पूर्ण सदस्यता महत्वाकांक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रस्ताव के साथ एकमात्र अन्य शर्त यह है कि इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि यूरोपीय संघ भविष्य में यूक्रेन को पूर्ण सदस्यता देने में देरी करने या उससे पीछे हटने का तरीका अपना सकता है, क्योंकि वह यह तर्क दे सकता है कि सहयोगी सदस्यता की स्थिति देश की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। हालांकि मर्ज और अन्य यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने बार बार यह जोर दिया है कि यूक्रेन को अंततः यूरोपीय संघ का सदस्य बनाने की योजनाएं अभी भी पूरी मजबूती के साथ बनी हुई हैं। दूसरे शब्दों में, मर्ज की योजना का उद्देश्य पूर्ण सदस्यता प्रक्रिया को बदलना या उसकी जगह लेना नहीं है। ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान है, यूक्रेन को युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समर्थन और अधिकार दिलाने का एक तरीका है। जैसा कि मर्ज खुद लिखते हैं, मेरा प्रस्ताव यूक्रेन की विशेष स्थिति को दर्शाती है, एक ऐसा देश जो युद्ध में है। यह एक समझौते के तहत शांति समाधान के हिस्से के रूप में चल रही शांति वार्ताओं को आसान बनाने में मदद करेगा। वो जोड़ते हैं कि ये न केवल यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बल्कि पूरे यूरोपीय महाद्वीप की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है, और ऐसा लगता है कि वो ये संकेत देते हैं कि सहयोगी सदस्यता बहुत जल्द आ सकती है। यह उल्लेख करते हुए कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वह अपने यूरोपीय समकक्षों के साथ इस विचार पर चर्चा करेंगे, और यह कहते हुए मेरा लक्ष्य जल्द ही एक समझौते पर पहुंचना है और विवरण तय करने के लिए
एक समर्पित टास्क फोर्स स्थापित करना होगा। मर्ज ने कहा कि बाल्कन देशों और मोल्दोवा को संघ में शामिल होने के लिए अधिक समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने सहयोगी सदस्यता का सुझाव नहीं दिया। कुल मिलाकर जर्मनी न केवल यूक्रेन का समर्थन करने में बल्कि यूरोपीय महाद्वीप के भविष्य को सुरक्षित करने में भी अग्रणी बना हुआ है। और अगर चांसलर मर्ज की योजना को मंजूरी मिल जाती है तो हम जल्द ही यूरोपीय संघ और यूक्रेन के बीच पहले से कहीं अधिक मजबूत संबंध देख सकते हैं। और भी अधिक रूपों में समर्थन मिल सकता है और पुतिन के लिए सोचने के लिए ढेर सारी नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। रूसी राष्ट्रपति की घबराहट रिकॉर्ड स्तर पर है क्योंकि दर्जनों देशों ने यूक्रेन में उनके अपराधों पर सजा देने का संकल्प लिया है। अधिक जानकारी हमारे वीडियो में है। वैकल्पिक रूप से इस वीडियो को देखें जिसमें कुछ फ्रंट लाइन खबरें दी गई हैं कि कैसे यूक्रेनी सेनाओं ने अभी अभी एक बड़ी सफलता हासिल की है और वे शायद पोक्रोव्स्क शहर को फिर से कब्जा करने की राह पर है। ऐसे और वीडियो के लिए मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका धन्यवाद।